उत्तराखंड के सुलगते सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी। हरीश रावत जी का स्वागत है। नमस्कार। आपको भी भाटिया जी और आपके सब जो श्रोतागण हैं, सब जो भागीदार हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम। सर, आज हम करीब 3 महीने से चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के सुलगते सवालों पर। जैसा कि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल हो गए हैं। बहुत सारी दिक्कतें उत्तराखंड राज्य को लेकर हैं और आपने इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो हम जानना चाहते हैं कि एक उत्तराखंड राज्य जो आधा अधूरा राज्य है, जिसकी सीमा के अंदर उसकी संपत्तियां उसकी अपनी नहीं है और उस उन संपत्तियों का उपभोग दूसरा राज्य कर रहा है जो मदर स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो इस तरह का राज्य पाकर हमने उत्तराखंड को एक ऐसा आधा अधूरा राज्य पाकर 20 सालों के अंदर जो दिक्कतें हमारे राज्य के अंदर आई हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए, संपत्ति के बंटवारे के वक्त हमने ये सब सवाल उठाए थे जी, मगर दिक्कत ये थी कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हावी रही और जो बिल ड्राफ्ट किया गया उस बिल में ये कमियां छोड़ी गई। कई चीजों पर निर्णय छोड़ दिया गया और प्रॉपर्टीज के बंटवारे में भी और दूसरी जो देनदारियां आदि थी उनके बंटवारे में भी जो है पूरी जानकारियां नहीं रखी गई। आज उसका परिणाम है कि राज्य को घाटा उठाना पड़ा। मगर जब बातचीत की गई तो कुछ समाधान निकलता है। जैसे हमने अपनी नहरों के और कुछ हमारे उधम सिंह नगर में जो वाटर बॉडीज हैं उनके मामले जब बातचीत की तो उसका रास्ता निकला। वहाँ की गवर्नमेंट ने हमारी बात को माना और इसीलिए सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों का थोड़ा बंटवारा ठीक हो पाया। उसको दुरुस्त किया गया। उसी तरीके से थोड़ा मामला हमने रोडवेज की जो परिसंपत्तियां थी उनका भी ठीक करने का प्रयास किया। मगर अब भी मैं कहूंगा कि बहुत सारे मामले हैं जो उत्तर प्रदेश की उदासीनता के कारण सुलझ नहीं पा रहे हैं। जिस समय दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी तो हमको बड़ी उम्मीद हुई थी कि अब ये सवाल सब सुलझ जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी और समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो उस समय तब भी हमने रास्ता निकाल लिया। आज तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। जैसे रोडवेज की बसों को अप्लाई करने का मामला है और बातें हैं, उनमें भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हरिद्वार की एक परिसंपत्ति का इन्होंने निस्तारण किया मगर उसमें जितने जो पुराना वाला था वो तो हमने ले लिया और उनको नई ऐसी जगह पर जगह दे दी और बना करके दे रहे हैं और उससे हमारी परिसंपत्ति की कीमत भी और कम हो गई। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि राज्य सरकार ठीक तरीके से बंटवारे को आगे नहीं बढ़ा रही है, इस पर फोकस नहीं कर पा रही है। इनके मंत्रीगणों को देखिए, सब चीज मुख्यमंत्री नहीं देखते हैं, लेकिन इनके मंत्रीगणों को देखना चाहिए। जिस समय दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में ठीक अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर मंत्रीगणों को अपने अपने विभाग की चीजों को आगे ले चलना चाहिए। यहाँ ये नहीं हो रहा है। लेकिन सर, 20 साल के अंदर 8 हमारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 8 सरकारें बन चुकी हैं और कभी भी किसी भी सरकार ने हल्ला नहीं किया कि हमें इस तरह की चीजें नहीं मिली हैं। आप जानते हैं टेहरी प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड ने सब कुछ जो है उसके लिए खोया है। इतनी
लोगों ने 1.25 लाख लोगों ने जो है अपनी संपत्तियों को डुबाने दिया है। 11 जो है टाउन डूबे हैं, टिहरी शहर डूबा है, सैकड़ों गांव डूबे हैं। उसके बावजूद उसका लाभ यूपी ले रहा है। अभी उसकी 1400 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन हुए हैं, अभी 1000 मेगावाट का अभी कमीशन भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद हर साल यूपी को करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है, जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था। कभी भी किसी भी सरकार, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद कभी भी किसी भी सरकार ने जो है हल्ला नहीं किया, हमारी संपत्तियां हमको दो। बल्कि उत्तराखंड की सरकार ने मार्च में एक चिट्ठी जारी करी है कि उन्होंने सारी उपलब्धियां हासिल कर लिया पुनर्गठन विभाग ने, और उत्तर प्रदेश से अब हमारा ज्यादा झंझट नहीं रह गया, लेना देना नहीं रह गया है। इसलिए हमने पुनर्गठन का जो कार्यालय है लखनऊ में उसे समेट कर वापस ले आए हैं उसको। इस तरह के दावे किए गए हैं। तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? क्या इस तरह की पॉलिटिक्स इस राज्य के लिए अच्छी है? मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस प्रश्न को उठाया। उत्तराखंड में तो इन प्रश्नों के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है, लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये कोर्ट में जाने का जब निर्णय लिया गया जी, उस समय भी लोग कहते थे कि नहीं भाई, कहीं ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। हमने कहा नहीं, जब हमारे साथ एक अन्याय हुआ है, जब हम राज्य बन गए, हमारे राज्य के अंदर वो जलाशय है, तो उसका वो हमको मिलना चाहिए। हाँ, यदि कुछ पैसे की जो लगा है, उत्तर प्रदेश की लागत लगी है, उसका सवाल जहां पर है उस पर बातचीत कर लेंगे। तो इसीलिए कोर्ट में जाकर के हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हमारे पक्ष में फैसला करेगा, क्योंकि न्याय हमारे पक्ष में है। ये तो 2009 से मामला लटका हुआ है सर। अभी उसको जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसको लगातार उनके साथ उठाया गया और इसीलिए कोर्ट में उसको ले जाने की जरूरत पड़ी और उसको लड़ा जा रहा है। जो आपने कहा ना कि इसको नहीं उठाया जा रहा है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया जा रहा है। हल्ला गुल्ला राजनीति के अंदर इसी तरीके से होता है। ये जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप सड़क पर हल्ला गुल्ला करते हैं, जब सरकार में होते हैं तो सरकार में होते हैं। तो मेरा ख्याल है बात तो खैर उठनी चाहिए। ये परिसंपत्तियों का मामला बहुत बड़ा मामला है सर, आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि परिसंपत्तियों के मामले में कुछ चीजें अभी आई हैं, हमने सूचना के अधिकार में लिया है और उसको हम जल्दी जारी करेंगे। लेकिन उसमें ये चीजें सामने आ रही है कि करीब करीब 13,000 हेक्टेयर जो जमीन सिंचाई विभाग की उत्तर प्रदेश के कब्जे में थी, हरिद्वार में, पौड़ी में, उधम सिंह नगर में, चंपावत में, तो ये इन सारे में से केवल 4,000 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड को वापस मिली है। नहरों की बात आपने कही सर, 22 नहरें वापस मिली है, 20 नहरें अभी भी यूपी के पास हैं, जो उत्तराखंड के अंदर है, सीमा के अंदर है। देखिए, मुझे जहां तक याद है 37 नहरों के विषय में हमारे उनके बीच में समझौता हो गया था और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बाकी 17 नहरें क्यों नहीं 37 के विषय में हुआ था और उनमें से जो है मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारी बाकी नहरें क्यों वापस उनका स्वामित्व हमको नहीं मिल पा रहा है। एक चीज इसमें, इस परिसंपत्ति वाले मामले को यही एक सवाल के बाद निपटाता हूँ। परिसंपत्तियों वालों का मामले का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा, आपने खुद उत्तराखंड के अंदर करीब 2.5 साल सरकार चलाई है, पार्टियां चलाई हैं, बहुत करीब से उत्तराखंड को देखा है। उत्तराखंड राजस्व के मामले में बहुत ही एक कमजोर सा राज्य माना जाता है, गठन से पहले ही और आज भी है। तो राजस्व को लेकर सरकारें शराब के पीछे भागती हैं कि हमें 2,000-2,500 करोड़ का राजस्व मिल जाए तो सरकार चलाने में थोड़ी मदद मिल जाए। जिस राज्य में 2,000-2,500 करोड़ के जो राजस्व के लिए इतनी मारामारी होती हो, उस राज्य में टिहरी जैसी संपत्तियों को लेने की मारामारी नहीं होती है, तो एक बड़ा आश्चर्य होता है सर कि टिहरी जैसी संपत्तियों को, दूसरी अपनी परिसंपत्तियों को वापस लेने के लिए ये मारामारी क्यों नहीं करती है सरकार? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनी जो भी परिसंपत्ति है, जो हमारा हिस्सा न्याय संगत तरीके से बनता है, उसके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए और राज्य सरकार को लड़ना ही चाहिए।
चाहे वो कोई राज्य सरकार रही हो, यदि हम में से किसी ने भी उसमें कोताही बरती है तो गलत है। और देखिए, अच्छा। अभी जी। अभी आपने एक बात उठाई। हम हम्म। एक काम ऐसा करके गए, हमने एक कानून बनाया कि हमारे हम्म। जितने ऐसे जलाशय है जो प्राइवेट हम्म। लोगों के जिनसे बिजली बन रही है, तो हमने हम्म। कहा पानी राज्य दे रहा है तो हम हम्म। उनसे रॉयल्टी लेंगे, हम्म। रॉयल्टी लेंगे। उससे जी। राज्य को राजस्व की अतिरिक्त करीब 700 करोड़ से ज्यादा मिलता। लेकिन हाँ। मुश्किल ये हो रहा कि मेरी सरकार बदल गई तो उसके हम्म। बाद किसी ने उसको फॉलो ही नहीं किया। नहीं किया। जबकि मुझे जबकि पूरी 700 जानकारी। करोड़ रुपए का हर साल हम्म। हमको राजस्व मिलता। अब जो जबकि रहा कश्मीर। सवाल शराब शराब वाला, देखिए हाँ। शराब को एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, मगर हम्म। मैंने लोगों से वादा किया था कि हम्म। मैं क्रमशः शराब को हर वर्ष कम करूंगा हम्म। इसकी उसको। और हम्म। अ, उसके उसको 5 साल के अंदर हम ग्रामीण क्षेत्रों से शराब को बिल्कुल बंद कर देंगे। जी। मगर इस समय हालत ये हुई है कि सरकार शराब बेचने का काम, ये तो गाड़ियां लगा करके, मोबाइल वैन लगा करके शराब बेच रहे हैं। और इस समय आपको मालूम है, इन्होंने हम्म। शराब के दुकानदारों से कह दिया है कि तुम वेंडर रखो जो झोड़ू में ले जा रहे हैं या उसमें अटेजी में शराब ले जा रहे हैं, गांव गांव हम्म। बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये हम्म। जो इन्होंने पूरी तरीके से शराब पर निर्भरता करके उसको राजस्व का पूरी तरीके से अपने को निर्भर किया, ये कम से कम डबल इंजन की सरकार को नहीं करना चाहिए था। हमारी तो सिंगल इंजन की सरकार थी, हमारे साथ इन्होंने बड़ा भेदभाव भी किया। लेकिन इसके हम्म। बावजूद जो है भाटिया जी, मैं ये आपसे कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस समय 2017 में हमने सत्ता इनको सौंपी, या हम्म। इनको जनता ने सौंपी, हम कौन थे सौंपने वाले, हम तो नहीं सौंपते। लेकिन इनको जब जनता ने सत्ता सौंपी, उस समय हमारे राज्य की राजस्व वृद्धि दर प्रतिवर्ष जो है 19% के आसपास आ गई थी, 19% जी। से थोड़ा ऊपर थी। और हम्म। आज वो घट करके फिर कहीं पर 6-7% के आसपास आ गई है। और हम्म। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतने शराब बिकवा रहे हैं, इतना खनन करवा रहे हैं, तब भी राज्य का राजस्व घट क्यों रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब राजस्व नहीं होगा तो नए संसाधन कैसे विकसित होंगे। जी। डबल इंजन की सरकार से उम्मीद थी कि केंद्र दे देगा। बड़ा बड़ा आप जरा सा ITI लगा करके पूछवाइए, जितना हम्म। केंद्रांश, जितना केंद्र सरकार से पैसा हम लेकर के आए, ये तो उतना भी नहीं लेकर के आ पाए हैं। जी। और अ, ए, ए, एक बात में कहते हैं कि साहब बड़ा पैसा दे दिया हमको केंद्र सरकार ने, हम्म। जो हमारी ये 4 धाम यात्रा मार्ग है, जी। इनके सुदृढ़ीकरण वाले में। ये भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। इसका हाँ। शिलान्यास जो है, शुरुआत जो है, प्रधानमंत्री जी ने की थी और अध्यक्षता मैंने की थी। जी। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट मेरे समय में स्वीकृत हुआ। हम्म। ये ये भी इनका योगदान नहीं है। हाँ, उस प्रोजेक्ट को इन्होंने और प्रोजेक्ट की तरीके से बंद नहीं किया, उसके लिए जरूर जो है इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं सर। 20 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए, और 20 साल में जो है, जो उत्तराखंड को प्रगति करनी चाहिए, और यदि हम तीन जो सात बने हुए राज्यों की बात करें, झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी, तो उत्तराखंड कितना प्रगति कर पाया है, या फिर जो प्रगति है उसमें संतोष किया जा सकता है कि उत्तराखंड की प्रगति को लेकर हम संतोष कर सकते हैं? नहीं, एक बात तो अब। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जी। प्राकृतिक संसाधन में यदि हम हवा, पानी और जंगल आदि को निकाल दें, क्योंकि वो अकेले हमारे नहीं है, उस पर हम्म। सारी मानवता का कब्जा है, उस पूरी देश का कब्जा है। तो उस हिसाब से हमारे राज्य ने
शेष 2 राज्यों की तुलना में अधिक तरक्की की है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम 2 लाख से ऊपर होगी। मतलब जिस समय हम चुनाव हारे थे उस समय 1,73,000 रुपया पर कैपिटा इनकम थी, जो राज्य के पर कैपिटा इनकम से लगभग 70,000 रुपया ज्यादा थी, 70,000 ज्यादा थी। और आप अंदाज लगाइए बिहार जैसे राज्यों के अंदर आज भी पर कैपिटा इनकम 82,000 रुपया है। तो इसलिए उत्तराखंड ने ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं की, प्रगति की। हमारे पास आज सर्वाधिक स्कूलों का, ITIs का, पॉलिटेक्निक का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, नर्सिंग कॉलेजेस का, मेडिकल कॉलेजेस का जो है घनत्व है। दो स्पोर्ट्स कॉलेज हो गए। बड़े बड़े राज्यों में एक स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। 2 इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं और नेशनल स्टेटस के हमारे पास इस समय अब 8 स्टेडियम हो गए हैं। तो तरक्की की है, मगर दिक्कत क्या कहाँ पर है कि हमने जो हमारा मानव संसाधन था जिसकी वजह से ये सारी तरक्कियां हमको हासिल हो रही थी, उस मानव संसाधन के संवर्धन में, उसको रिफाइन करने में, उसको उन्नत बनाने में ध्यान नहीं दिया और हमारी शिक्षा की अवनति हो गई। मेरी चिंता का विषय हमारी शिक्षा है और यदि हम कुछ भी करके अपनी शिक्षा को प्रतियोगितात्मक बना सकें, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी है, मेडिकल शिक्षा भी है, तो हम समझते हैं कि हम देश के सबसे खुशहाल राज्य बन जाएंगे। हमारी दिक्कत यही है कि हम अपने नौजवानों के लिए, देखिए अपने राज्य के अंदर हम बहुत अवसर नहीं बना सकते, लेकिन राज्य के बाहर अवसर प्राप्त करने के लिए हमारे नौजवानों में बड़ी भारी क्षमता है। और आप जरा सा पूछवा भी लीजिएगा, कई लोग इस पर यकीन नहीं करते। अमर उजाला में एक बार छपा भी था कि जो बेरोजगारी की प्रतिवर्ष वृद्धि दर थी, मैं 13% से घटा करके उसको 2.5% में गया है। हमने जितने पद थे सब भरे, हमने नए अवसर क्रिएट किए, नए तरीके निकाले जिससे लोगों को काम मिले, क्योंकि हमारी जो मानव शक्ति है उसमें बड़ी जबरदस्त सृजनशीलता है। उसको दोनों तरफ से जहां जहां अवसर हो वहां पर उसके लिए अवसर बनाए जाने चाहिए और उसको अवसर प्राप्त करने लायक भी बनाया जाना चाहिए। अब इस समय आपके व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय हमने भगवानपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया, लोग कहते थे क्या ये हरीश रावत हमारे मंत्रिमंडल के साथ ही कहते थे कि क्या होगा साहब, ये होंगे भी। और आज वो मेडिकल कॉलेज हकीकत होने जा रहे हैं। जब हमने 8 नर्सिंग कॉलेजेस प्रारंभ किए, लोग कहते थे इतनी नर्सों को खपाएंगे कहाँ, और आज मैं कह रहा हूँ 8 की जगहों पर यदि त्रिवेंद्र सिंह जी मेरी बात सुन रहे होते तो अब बेचारे डरते हैं ना, मैं कांग्रेसी हूँ तो वो जो है कोई बात हमारी सही भी हो तो उसको मानने में डरते हैं। तो यदि मैं कम से कम इसको इस समय तक इस संख्या को कहीं 15 से लेकर के 20 के करीब लेकर के जाता, क्योंकि और वैसे ही पैरामेडिकल के और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को खोलता, क्योंकि ये कोविड के बाद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जॉब कहीं निकलेंगे तो मेडिकल के क्षेत्र में निकलेंगे, जिनमें मेडिकल में निकलेंगे, नर्सिंग में और दूसरे जो मेडिकल के क्षेत्र है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, हर समय मुख्यमंत्री को एक नजर रखनी पड़ेगी कि दुनिया में कहाँ किस तरफ जा रही है और कहाँ मेरे नौजवानों के लिए ज्यादा अवसर मिल सकते हैं और फट से बदल देंगे। यदि पॉलिटेक्निक से काम नहीं चल रहा होगा, पॉलिटेक्निक में
उससे नहीं चल रहा होगा तो वहां पर हम फार्मेसी की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देंगे। यदि मैकेनिकल की उसे काम नहीं चल रहा होगा तो ये चीज हमको तैयार करनी पड़ेगी कि हम बराबर नजर रखें और अपने लोगों को उसमें शिक्षित करें। तो इसलिए एक पहला काम ये होना चाहिए कि राज्य के अंदर हमको अवसर पैदा करने वाले, अवसर मतलब नौकरियां पैदा करने वाली चीजों पर बारीक नजर रखनी पड़ेगी। और दूसरा, दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ नए अवसर पैदा हो सकते हैं उसके लिए अपनी मैन पावर को तैयार करना पड़ेगा, अपने बेटे और बेटियों को तैयार करना पड़ेगा। जरा सा मैं पीछे जाता हूँ। आपने कहा कि प्रगति की काफी चीजें आपने गिनाई, स्टेडियम से लेकर बहुत सारी चीजों को, और मैं देखता हूँ आप खुद उसको देखिए सर कि ये सारी चीजें मैदान में हैं। ये जो स्टेडियम हो या जो भी प्रगति के जो भी साधन आपने गिनाए हैं, पहाड़ में एक भी चीज आप गिनने को नहीं मिलेगी। तो पहाड़ तो ऑलरेडी जो है पलायन से जर्जर हो रखा है, बहुत सारी दिक्कतों के का नहीं, सामना पहाड़ को करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है। अब पौड़ी में देखिए, हमने हाई एल्टीट्यूड का इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है और उसको एक बड़े ऐसे स्टेडियम के रूप में विकसित करना चाहते थे जहां बॉडी कंडीशनिंग के लिए, हाँ कंडोलिया में जिसको जी, हाँ जिसको कंडीशनिंग के लिए वहां लोग आए। उसी तरीके का स्टेडियम हमने मुनस्यारी में डेवलप करने का हो किया। पिथौरागढ़ वाले को भी हमने नेशनल लेवल के उस पर एक्सटेंड किया। आप देखेंगे टिहरी के अंदर स्टेडियम जरा छोटा दिखाई दे रहा था, मैंने उसको तोड़ करके भी उसको बढ़वाया। मैंने कहा इसको भी बड़ा करो टिहरी वाले स्टेडियम को। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि दो बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक क्रिकेट स्टेडियम को चंपावत लेकर के जा सकूं। और मैंने इसलिए, उस समय तक पैसा इतना नहीं रह गया था मेरे पास, मगर फिर भी मैंने चंपावत के लिए शायद 7 करोड़ रुपया कितना मंजूर करवा करके एक स्टेडियम मंजूर किया था लोहाघाट में, जिनको इन्होंने जिस पर काम बंद कर दिया है, नहीं किया है। तो असल में है क्या, देख आपको ये आपने ठीक कहा कि एक संतुलन नहीं रहा, और लेकिन मैं वो संतुलन का संतुलित विकास नहीं होगा तो राज्य का समग्र विकास नहीं होगा, ठीक से चल नहीं पाए। ये कोई पहाड़ और मैदान का सवाल नहीं है। ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर भी, हरिद्वार के अंदर घाड़ का क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन जब मैं वहां सांसद बना तो मैंने घाड़ पर सबसे ज्यादा फोकस किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सड़क में 14 पुल बने। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो एक सड़क बनाई घाड़ के लिए, 14 पुल हैं उसके ऊपर। और उस घाड़ की, जहाँ की जमीन को जो है कोई 1 लाख रुपया एकड़ नहीं खरीदता था, आज जो है 10 लाख रुपया एकड़ की जमीन हो गई है, मोस्ट साउथ फॉर एरिया हो गया है। तो ये आपको देखिए, नजर आपकी ऐसी होनी चाहिए जो उन चीजों को देखने का काम करे। अब हमारे तराई के अंदर भी बहुत सारी चीज, अब जैसे जो वन ग्राम है वहां, वो वन ग्रामों की स्थिति बहुत ही खराब है। हमने उनकी तरफ फोकस लाने का काम किया। मेरी दिक्कत ये थी कि मुझे समय जितना मिला, अब उस समय के अंदर हाथ तो मैंने सब जगह डाले, मगर असर लोगों पर नहीं दिखाई दिया उसका। मगर आज मैं महसूस करता हूँ, जब लोग कभी कभी आप ही के साथ जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग साथी मेरे लिए शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ये उसी का परिणाम है कि जो मैं 2017 में हासिल नहीं कर सका लोगों का प्यार, आज लोगों को दिखाई देता है कि हाँ, यहाँ एक आदमी था जो हमारे साथ न्याय करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी नजर में पिछड़े क्षेत्र थे, पिछड़े लोग थे, और जिसके क्षेत्र में पिछड़ी हुई संभावनाओं को विकसित करने की क्षमता थी। आपने कहा कि विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से करीब 3,500 स्कूल उत्तराखंड के अंदर बंद हो गए हैं, और स्कूल ही बंद नहीं हुए हैं, नवोदय विद्यालय बंद हुए हैं, और ITI बंद हुए हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं।
तो इस तरह की जो प्रक्रिया उत्तराखंड के अंदर चल रही है, क्या ये विकास में कितनी बड़ी बाधक है और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उत्तराखंड के अंदर, और इससे क्या हमारा विकास और नीचे की तरफ नहीं जाएगा? देखिए, आप जब फंडामेंटल चीजों पर आप जब राज्य बने, आपने जो बुनियादी चीजें थी उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। आप ये बताइए, किसी ने उस समय मडवे की बात करी 14 साल में? हाँ, कम हुई, बहुत कम हुई। जोगरे की ने कभी की बात, कभी मिर्च की बात की, कभी कभी उन चीजों को, जमीनी चीजों को आपने उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं। नींबू की बात की, किसी ने जो है छोटी बद्री गाय की बात की, किसी ने जो है जैविक मीट की बात की कि बकरी पालन करेंगे, जैविक मीट को विकसित करने का काम करेंगे। किसी ने ये कहा कि दुग्ध संघों को आप जो है मिल्क बोनस दीजिए ताकि दुग्ध उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जा सके। किसी ने भीमल के पेड़ की बात की, खड़िक के पेड़ की बात की, गेठी के पेड़ की बात की। किसी ने कहा कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को हम हर हालत में पेंशन का अधिकार दे देंगे। तो हमने इसीलिए जो कमजोर महिलाएं थी, गरीब लोग थे, वृद्ध थे, हमने उन सब के लिए योजनाएं बनाई ताकि वो लोग आगे आए, वो उठ करके खड़े हों। अब हुआ क्या कि पहाड़ में जो सक्षम होता गया वो तो नीचे को निकलता गया, और जो अक्षम था वो अक्षमों का क्षेत्र बन गया। तो अक्षम क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए जरूरी था कि वहां की चीजों में हम ऐसी गुणवत्ता पैदा करें जिससे लोगों की आर्थिकी जुड़ जाए। यदि हम कुछ हमारी जो बुनियादी योजनाएं थी उनको आज की गवर्नमेंट यदि ईमानदारी से इंप्लीमेंट करते, मैंने पानी पर बोनस का कानून बनाया। मैंने कहा पानी के संचय पर हम बोनस देंगे, पहाड़ के अंदर पानी की खेती करो, कहा मैंने लोगों से। कानून बनाते बनाते मुझे कुछ देर हो गई और इसलिए वो प्रॉपरली सब चीजें फोकस में नहीं आ पाई, मगर एक्ट आज, कानून उसका आज भी है। मैंने लोगों से कहा कि तुम मिलजुल करके गांव की मिलीजुली खेती की कल्पना करो। उसके लिए हमने एक्ट बना करके रख दिया लोगों को, गांव के लोग अपने मिल करके उस तरीके की खेती कर सकें। पहाड़ों में किसी ने मंडी की बात सुनी, हमने पहाड़ों में मुनस्यारी तक में मंडी और जोशीमठ तक में मंडियां खोलने की बात की। हमने कहा जो भी उत्पादन हो रहा है उसको पाइपलाइन में लाने का काम करेंगे। लेकिन ये चीजों पर जिस समय मैंने कहना शुरू किया, 1-1.5 साल उसको कहने और करने में लगा, मुझे बाकी वक्त ही नहीं मिल पाया। जिनके लिए मैं खड़ा था, नहीं, जिनके लिए मैं खड़ा था, जिनके लिए मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझको नहीं समझा, उन्होंने मुझको वोट नहीं दिए, उन्होंने मुझको तिरस्कार कर दिया। अब किच्छा में देखिए, मैं किच्छा में चुनाव हारा, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था वो एक ही प्रचार करता था लोगों के कान पर कि हरीश रावत जीत गया तो ये सीट पहाड़ियों के हाथ में आ जाएगी। और मुझको आप पता कर लीजिए, जहां जहां पहाड़ के लोग रह रहे थे, वो वहां की वहीं के बूथों से सबसे ज्यादा हारा। अब जब चीजें आप अपने चीजों को समझेंगे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कोई पहाड़ मैदान, मैंने अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से देख करके मैंने एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक बात जानता था, यदि पहाड़ के अंदर हम नई संभावनाएं विकसित नहीं करेंगे तो मैदानी क्षेत्रों के अंदर हमारे जनसंख्या का इतना घनत्व हो जाएगा कि यहाँ विकास शून्य हो जाएगा और ऊपर क्षेत्र जो है टोटली डिजर्टेड हो जाएंगे और इससे राज्य जो है गंभीर संकट में फंस जाएगा। तो इसलिए उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए बहुत आवश्यक था कि हम मैदान के साथ साथ पहाड़ के अंदर नई संभावनाएं पैदा करें और उन नई संभावनाओं का फायदा मैदान के लोग भी उठाएंगे। हम जिस पैटर्न पर अपनी खेती को लेकर के जा रहे थे, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे उधम सिंह नगर के कई भाई बहन वहां जाकर के
खेती में हाथ आजमाना चाहेंगे, क्योंकि उन खेती से उनको प्यार है, वो उनमें जीवंतता है। उस जीवंतता का फायदा उठा करके उत्तराखंड की खेती को, पहाड़ी खेती को भी नया स्वरूप दिया जा सकता था। इसीलिए मैंने मडवे जैसी चीजों को, जिसको 5 रुपए किलो लोग नहीं खरीदते थे, उसको कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि चीजें तो कहाँ की कहाँ पहुंच गई, लेकिन उसके साथ मैं भी कहीं और पहुंच गया। मैं भी ये जी, उत्तराखंड को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है सर। सारे हिमालयी राजा, पूर्वोत्तर के राज्य देख लीजिए, सबके सब जो है 371 धारा 371 के अंदर उनका प्रोटेक्शन है। कश्मीर एक साल पहले 370 में प्रोटेक्टेड था, और हिमाचल को परमार साहब जो है 1972 में 371 के दायरे में ले आए। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका एक छोटा सा भू कानून था, और जो जिसे लगातार तर बितर करता किया जाता रहा, और अब तो ये सरकार एक नया कानून लेके आई है, उसकी कोई सीमाएं नहीं, जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद लो। क्या हिमालयी राज्य को इस तरह से, पहाड़ को इस तरह से तितर बितर करके, जमीनों को बर्बाद करके, क्या उत्तराखंड का प्रोटेक्शन हो सकता है? भाटिया साहब, काश उत्तराखंड में ऐसा सोच करके भोकल तरीके से कहने वाले 100, 200, 500, 1000 लोग होते। मैं मनोज रावत कहीं हो विधायक, मैं उनको बहुत शाबाशी देना चाहूंगा। नहीं तो इतने साइलेंटली इतना बड़ा इशू जो है विधानसभा में कानून बना दिया गया। मुझे तो आश्चर्य होता था। मैंने किसी से अपने मन से कहा कि क्या ये मेरे उसी उत्तराखंड की विधानसभा है जिस उत्तराखंड की विधानसभा ने जल, जमीन, जंगल के लिए संघर्ष की बात की थी और उसके लिए राज्य का निर्माण किया था। सारे नॉर्थ ईस्ट, देखिए कांग्रेस पूरे देश को समझती थी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने 371, वो 1, 2, 3 कई धाराओं को विकसित किया, क्योंकि हर जगह की अलग अलग तरीके की आइडेंटिटी थी, अलग अलग तरीके का कल्चर था, अलग अलग तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां थी। इसलिए किसी के लिए 370 लगाया, किसी के लिए 371 लगाया, किसी के लिए कुछ लगाया। और हिमाचल जैसे राज्यों ने परमार साहब के नेतृत्व में हमारे पड़ोस में उसका फायदा उठाया और हिमाचल को प्रोटेक्ट किया। और बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे जाने के बाद, मैं देखिए एक ही पार्टी में एक धरती आसमान का अंतर है। एक तरफ मेजर जनरल खंडूरी भाजपा के नेता, और उन्होंने जो है नारायण दत्त जी के बनाए हुए कानून में भी संशोधन करके कह दिया कि 500 मीटर से ज्यादा हम जमीन नहीं लेने देंगे। और दूसरी तरफ हमने अपने सारी जमीन को खुला छोड़ दिया, कह दिया कोई भी आकर के कितना ही ले ले। आज हालत ये हो गई है, मैं अपने गांव में ऊपर सड़क लाया, मैंने ये सोचा कि ये ऊपर सड़क आएगी, छोटे छोटे होम स्टे के कॉटेजेस बनाएंगे, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी अगली पीढ़ियां जो है इनसे जो है तिजारत की तरफ जाएंगी। और आज हालत ये है, जब मैं गया एक दिन उस सड़क से पैदल ऐसे निकल करके, तो मैंने पूछा ये किसने रिजॉर्ट बना दिया। पहले तो खुशी हुई मुझको, जब मुझको पता चला रिजॉर्ट बनाने वाला कौन है, उसके बाद मैंने 3-4 जगह और पूछा, तो एक भी मेरे गांव का तो छोड़ो, मेरे अड़ोस पड़ोस का भी नहीं था। सारी जमीनें बिक गई, सारी जमीनें बिक गई। तो आज उत्तराखंड के अंदर हमने क्या करना चाहते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। एक तरफ मेजर जनरल खंडूरी, नारायण दत्त जी की समझ थी, और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह जी और अजय भट्ट जी की समझ है, या बंशीधर भगत जी की समझ है। मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड को बेचने पर तुले हुए। पेड़ बोया बबूल का, तो भाटिया जी आम कहाँ से खाए। अब आज हालत ये कर दी है, जब तक इनको बदल करके आप दूसरों को लाएंगे, तब तक जितनी जमीनें बिकनी होंगी सब बिक जाएंगी, बिक चुकी हैं। बिक जाएंगी। और आरोप मुझ पर लगाया। मैंने क्या किया, मैंने अपने समय में मैंने कहा कि हम पहाड़ों के अंदर
कोई यदि स्कूल खोलेगा, अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोलेगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलेगा, तो उनको हम जमीनें देंगे और लीज पे देंगे, और शर्त ये लगाई कि 25% से न 30% वो स्थानीय लोगों को अपने उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे। चिकित्सा के लिए उसके लिए अलग नियमावली बनाई। और जब हमने ऐसे लोगों को लेकर के आए तो 2 जगह लेकर के आए हम। एक पौड़ी में लेकर के आए, मुझे बड़ी बेहद खुशी है कि पौड़ी में जो है हिमालयन यूनिवर्सिटी काम कर रही है, पोखरा। लेकिन अल्मोड़ा में भी लेकर के गया, बहुत समझदार लोग थे अल्मोड़ा में, विद्वानों की नगरी थी, वहां भी लेकर के गए, इंटरनेशनल स्कूल लेकर के आए। और लेकर के आए तो लोगों ने कह दिया कि इसने तो बेच दी जमीन हमारी, बंद कर दिया, मेरे खिलाफ जो है भू माफिया लाने का आरोप लगा दिया। और आज जमीनें खुले बिक रही हैं, खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया। मेरे समय में लीज थी, मेरे समय में शर्तें थी, मेरे समय में केवल स्पेसिफिक तरीके से केवल मेडिकल और एजुकेशन में जमीनें लीज पर देने का अधिकार दिया। तो आज सबके लिए खुला कर दिया, आज सब चुप हैं। जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते थे वो भी चुप है। तो ये जो है, देखिए हम लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं और हम अतिरिक्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वहीं फंस जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड रहेगा, ऐसा एकमात्र हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड रहेगा जिसके मालिक उसके जो ओरिजिनल लोग हैं वो नहीं होंगे, उसके मालिक पता नहीं कहाँ से आकर वो हो जाएंगे, और जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं वो सब तरबतर हो जाएंगे। ऐसा देखिए संदेश साफ तौर पर दिख रहा है। हमारी केवल वही जमीनें बचेंगी जिनमें चीड़ होगा जी, बाकी सब किसी न किसी तरीके से जो अच्छी जमीनें होंगी, जिनमें कल की संभावनाएं बन सकती हैं, खत्म हो जाएंगी। और मैं एक चीज और आपसे कह रहा हूं, जो 21वीं सदी है वो सदी हमारे इन्हीं क्षेत्रों की है। मेरा आज आप नोट करके जाइए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य डेवलपमेंट में देश को लीड करेंगे, मॉडल स्टेट होंगे। यदि आज कहीं जम्मू कश्मीर में शांति हो जाए तो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट का इंटरनेशनल मॉडल बन जाएगा। हिमाचल आज एक मॉडल के रूप में क्यों खड़ा है? उन्होंने आने वाले समय को, सदी को समझा, और हम उस समय तक जमीन ही नहीं रहेगी तो केवल आसमान में रहेंगे, तो आसमान में होंगे हमारे चर्चे और जमीन पर कोई और लोग चल रहे होंगे। अब इन हालात में 20 साल जी, मुझे अफसोस है, मैं राजनीतिक एक पार्टी का बधा हुआ व्यक्ति भी हूं, लेकिन मुझको अफसोस है कि राज्य के लोगों में आखिर चीजों, अन्याय के खिलाफ कौन आवाज उठाता है? नेता उठाते। ये नेताओं की जागर लगानी पड़ेगी, इनसे कहना पड़ेगा कहां हो। इतने सुनसान तरीके से ये कानून बन गया और किसी ने आह भी नहीं भरी। यही तो सबसे सोचने वाली बात है कि इस कानून के पीछे किसी तरह का आपको षड्यंत्र लगता है? इसके पीछे देखिए कुछ नहीं है, लोगों के अपनी अपनी समझ का दायरा है। मैंने आपको अभी एक उदाहरण बताया कि एक इंटरनेशनल स्कूल आया। आज भी मैं आपसे कहता हूं, जाकर के जरा सा देख लीजिए, उस जगह पर जो है वो इंटरनेशनल स्कूल उस एरिया को डेवलप करता है। और हमारा जो उसके पीछे कंसेप्ट था कि हम एजुकेशन में बाहर की पूंजी को लेकर के आएंगे। देखा, हमारे वहां 3-4 क्षेत्र हैं जहां बाहर की पूंजी को हमको लाना पड़ेगा, मेडिकल, एजुकेशन और टूरिज्म, पर्यटन। लेकिन हम जो है, मुश्किल ये है कि चीजों में सेलेक्टिव हो जाते हैं। यदि मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, हम विरोध करेंगे। हम ये नहीं देखते कि
मोटे तौर पर इसके पीछे क्या समझ है, सोच है, जब तक हम उन चीजों को नहीं समझेंगे। और अब इस चीज के पीछे लोगों को एक बात समझा दी गई कि साहब इंडस्ट्रीज आएंगी। अब कहाँ है इंडस्ट्रीज? मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था, मेरे पास अडानी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि हमको आप जो है पूरे एरिया दे दीजिए, जिले जिले, हम उनमें जो है सोलर पैनल लगाए। मैंने उसकी जगहों पर सोलर पैनलिंग की योजना दूसरी प्रारंभ की। मैदानी क्षेत्रों में तो बड़े पैनल्स लगाए, और पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने कहा लोगों से 5 यूनिट की आप वो लगाइए, प्रोजेक्ट लगाइए, तुमको उसमें 1 लाख या कितना रुपया खर्च आता था। और सब मैंने कहा जो है वो केंद्र सरकार का वो थी, उसमें सब्सिडी, कुछ हमने राज्य सरकार की सब्सिडी बना दी, और जो 10% कमी रह जा रही थी वो मैंने यूपीसीएल से कहा कि तुम पूर्ति करोगे, प्रोजेक्ट लगाओगे, और उससे जो 20-25 हजार रुपए की आमदनी होगी वो हमारे नौजवानों के क्षेत्र में जाएगी। ठीक हुआ, वहां तक ठीक है। लेकिन अब सरकार ने उसको डेवलप किया, अच्छा आइडिया, लेकिन इन्होंने कह दिया कि अब जो है 25 वो बिजली पैदा होगी। अब दिक्कत यह है कि उसके लिए 14-15 लाख रुपए से ज्यादा लगेगा। 14-15 लाख रुपया कोई बैंक भी दे सकता है और कोई दे नहीं सकता है। अब उसका परिणाम क्या हो रहा है, जो हमारे स्थानीय नौजवान हैं वो उसको नहीं लगा पा रहे हैं, या केवल पैसे वाला लगा पा रहा है। जिसको हम एक कैंपेन बनाना चाहते थे, सोलर कैंपेन, कि हम अपने घर की छत में भी, अपने बाड़े में भी, अपने बंजर खेत में भी कहीं पे भी पैनल खड़ा कर लें और उससे हमको एक फिक्स इनकम हो जाएगी। अब इन्होंने सपने बड़े दिखा दिए। अब उन बड़े सपनों के लिए ये कहते हैं कि साहब बड़ा खिलाड़ी चाहिए, और उसके लिए आप उनकी आड़ में लाए जा रहे हैं जो 100 मेगावाट 50 मेगावाट के वहां सोलर पैनल से ज्यादा लगा सके। अब उसका परिणाम क्या होगा, वो हमारे खेतों को, हमारे एरियाज को खरीदेंगे और उनमें पैनल लगा करके अपनी बिजली पैदा करने का काम करेंगे। तो हमारा जो नौजवान उसके आड़ में रोजगार कमा सकता था और जमीन पर अपनी संपत्ति भी बना करके रख सकता था, उसकी संपत्ति वो न रोजगार बना पाएगा अपना, न जमीन पर उसका अधिकार रह जाएगा, क्योंकि जमीन कोई और खरीद करके ले जाएगा। अब आज दिक्कत यह है कि लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, जिसमें बिक्री सम्मिलित है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। इसलिए मैंने कहा कि चीजों को समझने का प्रयास नहीं होता, केवल राजनीति के आईने के अंदर हम चीजों को कह करके चीजों को बुला देते हैं। ये आपके समय में, जहां तक मुझे जानकारी है, पता नहीं कितना सही है, 2015 में एक आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए जो है एक बिल पास किया गया था, लेकिन वो जाके राजभवन में अटका हुआ है आज भी। कभी उसकी कोशिश नहीं करी। आपने भी अपने टाइम में जब आप रहे, आपके टाइम में अटक गया था वो, आपने भी जो है राज्यपाल से कह के कोशिश नहीं करी, तो दूसरे लोग तो क्या करते? महाराज मेरी गलती यही थी कि मैंने उसको पास करवा करके भेजा। जी। कभी आपने मुझसे पूछा भी कि इस राज्यपाल ने जिसने तुम्हारा पास किया हुआ बजट अटका दिया, वो उस समय राज्यपाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी उनके कहने पर काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे जितने हमारे लोग थे, और मैंने एक बार नहीं 3 बार उनको रिमाइंड किया। मैंने कहा आप इसको रिजेक्ट करके भेज दीजिए, मैं इसको फिर पास कर लूंगा। लेकिन वो आज भी लटका हुआ है। वो आज भी लटका हुआ है। अब मुश्किल ये है, आपने तो कम से कम आज इस सवाल को उठाया, जो उस समय मुझको धमका करके कहते थे कि हमको ये सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, हमको वो सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। वो सब मेरे समय में तो पेड़ में भी चढ़ जाते थे, मैं हाथ जोड़ करके उतार करके लाता था, पेड़ में मत चढ़ो, मैं कर रहा हूं तुम्हारा, कहता था। मुझको तो क्योंकि मैं कर रहा था तो मुझको समय नहीं देते थे। और आज कोई सुन नहीं रहा है
तो आज तो सब चुप हैं, वो हमारे क्रांतिवीर भी सब चुप हैं। जो मेरे समय में जो है, मेरी जितनी मैंने हाय हाय सुनी राज्य आंदोलनकारियों की, उतनी तो किसी ने सुनी ही नहीं, क्योंकि मैं उनकी सुनना चाहता था, इसलिए मेरी हाय हाय थी। और आज लोग उनको देना नहीं चाहते हैं और उनसे कुछ नहीं कहते। तो मैं कभी कभी कहता हूं कि उत्तराखंड के लोगों के लिए करने वाला तो जो है उस देवर की तरीके से है, जिसके जब चाहो कान उमेट लो, जब चाहो उसको डांट लो जो है, और न देने वाले को ये अपना जेठ मान लेते हैं, उसकी तरफ को उससे शर्मा जाते हैं कि उसका नाम भी पलट के भी बात कैसे की जाएगी। तो त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार जो है राज्य आंदोलनकारियों की जेठ है, और मैं उनका देवर लल्ला था, जब चाहे मेरे कान उमेट लिए। आप ये बताइए, जो कुछ किया मैंने ही तो किया। ये सवाल असल में आंदोलनकारियों ने मेरे को भेजा था, मेरे को जानकारी में नहीं था ये, तो उनके आग्रह पर मैंने आपसे पूछा है। और जो पहले भी हुआ नारायण दत्त जी के समय में, उनसे मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन मैंने लड़ करके सब करवाए जो इनको पेंशन इत्यादि वाला है उस समय जी। और मैं आज भी मैं कह रहा हूँ, हमारी यदि कभी हमारी सुनने वाली सरकार आ गई तो मैं इसको बहुत प्राथमिकता से फिर से पास करके इसको करवाऊं। अब एक सवाल राजधानी पर जरूर बनता है। राजधानी को लेकर जो है पहले दिन से उत्तराखंड को बरगलाया गया था, और जब कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं था, राजधानी निर्विरोध तौर पर मानी गई थी, पूरे आंदोलन के एक निर्विरोध स्थान था, उसके बावजूद बरगलाया गया, आयोग बनाए गए, लटकाया गया चीजों को, और आज उसे एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब क्या है कि जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, मैंने तो एक दिन भी सरकार को वहां जाते हुए नहीं देखा है। क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब ये होता है कि घाम तापने जाएंगे, वहां कोई नहीं जाएगा, 2-4 लोग जाएंगे, घाम ताप के आ जाएंगे, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब होता है? इन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी का, जी बोर्ड भी नहीं लगा रखा है, यही लिख देते ग्रीष्मकालीन राजधानी। और सड़क के हाल ये है, जिस सड़क को हमने बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा बना करके रखा था, आज वो खड्डे दिखाई दे रहे सब जो है। और जिस विधानसभा भवन को हमने उत्तराखंड की शान के रूप में खड़ा किया, उसको इन्होंने कोविड सेंटर बना दिया है। वहां कोरोना के मरीजों को रखा था। आपको जानकारी है इसकी? हाँ, जानकारी है। ये है। देखिए, हमने अब फिर वही बात आती है जी, इसको अपने एजेंडे में रखा। मैंने कहा जिस गैरसैंण में 10 लोग भी जाते थे, रहने की जगह नहीं थी, तो मैं तो कई बार गया मेरे वहां जो है, तो इसलिए मैंने वहां पहले ही से सारी व्यवस्थाएं स्टार्ट की, बनानी शुरू की। और आज मुझे खुशी है कि 2-3 हजार लोग वहां पर आ सकते हैं, 2-3 हजार लोग जो है वहां रह सकते हैं। और उसी के लिए हम टाउनशिप बना रहे थे भराड़ीसैंण की, हमने नोटिफाई कर दिया था, एजेंसी भी नोटिफाई कर दी थी। मगर दिक्कत ये है कि जो आज की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने उस मुहिम को बिल्कुल रोक दिया। मैं थोड़ी देर के लिए ग्रीष्मकालीन कह दिया, सब राजनीति करते हैं, तो अपना श्रेय लेने के लिए उन्होंने ग्रीष्मकालीन कह दिया, तो चलिए अब ग्रीष्मकालीन ही स्ट्रक्चर तो लाइए वहां। आपने ग्रीष्मकाल तो बीत गया, आप वहां सरकार को लेकर के गए नहीं। यदि 1 महीना भी बैठ लेते तो हम कहते भाई चलो एक कदम तो आगे बढ़े। जब ग्रीष्मकालीन की घोषणा की तो मैंने कहा जो है कोई ग्रीष्मकालीन नहीं, हम पूर्ण राजधानी हम राजधानी बनाएंगे। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं इसको एक कदम मानता हूं आगे, मगर अब तो मुश्किल है, वो कदम उठेगा कब सरकार वहां जाएगी, कब वहां से गवर्नेंस स्टार्ट होगी, उसमें तो कोई विचार ही नहीं हो रहा है। और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि हमने 57 करोड़ रुपया निर्धारित किया था सचिवालय बनाने के लिए। इन्होंने वो सचिवालय बनाने वाला पैसा वहां से वापस उड़ा करके अब रायपुर में या कहाँ देख रहे हैं, कह रहे हैं जरा सा और एक्सटेंशन करना है वहां, यहाँ कोई कार्यालय वाले बनाने में
उसको खर्च करना चाह रहे हैं। अब क्या है इनकी मर्जी, भगवान जाने। तो लेकिन वहां का पैसा इस ये तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, वहां के लिए सरकार डिटेल किया गया पैसा। सरकार है, उसमें सचिवालय भवन बनाने के नाम पर ये कह देंगे कि सचिवालय सुविधाओं को यहाँ विकसित कर रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए जो जी। दिक्कत है शंकर सिंह जी, वो इस बात की है कि ये वहां क्रमबद्ध तरीके से डेवलप करें, सचिवालय बनाए और टाउनशिप बनाए, भराड़ीसैंण की टाउनशिप को विकसित करें और उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। मैंने रायपुर का भी देखा था, अमरावती का मैं चंद्रबाबू नायडू से भी मिला था, मैंने अमरावती का प्लान भी देखा था। यदि हम ठीक तरीके से काम करते तो भराड़ीसैंण एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन बनाया जा सकता था और वहाँ बहुत अच्छी राजधानी के रूप में जो है भराड़ीसैंण होता। अब ये कह तो कुछ रहे नहीं है, केवल इन्होंने ग्रीष्मकालीन शब्द कह दिया। अब वो शब्द केवल जुमला बन करके रह गया। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन शब्द केवल जुमला बन करके रह गया। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का मकसद जो है वो इसलिए तो नहीं है कि वो कहीं कहीं पहला हाथ दूसरी पार्टी ने डाल दे, इसलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के छोड़ देते हैं और ताकि हम आगे रहें। चलिए, ये तो होता है कि ऐसा होता है कि अब जो राजनीति है उसमें यदि जो काम हम नहीं कर पाए, मान लिया हम उस काम को कर जाते तो उसका श्रेय हम हमारे कांग्रेस के साथ रहता है। विधानसभा भवन हमने बनाया, दूसरी सहूलियतें हमने पैदा की, सड़कें हमने स्वीकृत की, तो उसका श्रेय हमारे साथ ही रहेगा। तो इन्होंने यदि ग्रीष्मकालीन का श्रेय लेना चाहा तो कोई हर्ज नहीं, आप लीजिए उसका श्रेय और समय आपको देगा भी सही, लेकिन ग्रीष्मकालीन करो तो सही, वहां सरकार को ले जाओ तो जाओ, बैठो तो सही ग्रीष्मकाल में। एक ग्रीष्मकाल तो निकल गया, अब दूसरे ग्रीष्मकाल के लिए आपको 6 महीने और प्रतीक्षा करनी है, तब वो ग्रीष्मकाल आएगा। और आप एक बात देख लीजिए, जिस दिन से मैं चुनाव हारा उसके बाद से लेकर के अभी तक एक बार भी उन्होंने वहां वो नहीं किया है काम, एक इंच भी काम नहीं किया है। कोई मुझे जाकर बता दे कि ये इंच काम किया उन्होंने जो है। यदि आपकी सरकार आती है तो क्या ये माने कि गैरसैंण जो है पूर्णकालिक राजधानी हो जाएगी? बिल्कुल, और हमारी पार्टी ने, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर ने इसको विधानसभा में भी कहा है और विधानसभा के बाहर भी कहा है। वो हमारा आधिकारिक बयान है कांग्रेस का। जी जी जी, लेकिन एक विरोधाभास मौजूद है रिकॉर्ड्स में कि जब आप सत्ता में थे और आपने गैरसैंण की बहुत अच्छी पैरोकारी करी और विधानसभा अध्यक्ष के नाते कुंजवाल जी ने भी बहुत पैरोकारी करी, लेकिन उस दौरान एक कागज भी ऐसा गया जिसमें ये कहा गया है कि रायपुर में जो है राजधानी बनाई जाए, उसका एक विधानसभा वहां पर बनाई जाए। तो इस तरह का विरोधाभास क्यों है? कतई नहीं, हमारे समय में कोई नहीं गया, वो बिल्कुल गलत बात है। वो किसी और समय पर गया हुआ। मैं बात बताता हूँ कब गया। जब श्री विजय वैभवनाथ जी के लिए दिक्कत हो गई केदारनाथ को लेकर के, सारे पहाड़ में हल्ला गुल्ला मच गया, तो उनके संकट मोचक के रूप में सतपाल महाराज जी और ये सब लोग लेकर के गए। इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग करवाई गैरसैंण में और वहां इन्होंने तय किया कि भराड़ीसैंण में हम जो है विधानसभा भवन वो राजधानी बनाएंगे, भराड़ीसैंण में बनाएंगे। जी, ये निर्णय इनके समय में हुआ। मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने केवल ये कहा कि मैंने ढांचा खड़ा किया है, इन लोगों ने खाली नारा लगाया। तो उस समय
उस समय केदारनाथ की आलोचना से बचने के लिए निर्णय लिया इन्होंने। लेकिन यहाँ आते ही दूसरा काम ये किया कि इन्होंने रायपुर में भी विधानसभा का और उसका मामला चला दिया। ठीक है। उस समय का वो मेरे समय का उसमें कुछ नहीं है। और बल्कि जब दूसरी बार रिवाइव कब किया गया उसको, जब राष्ट्रपति शासन लगा था, जब मेरी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी, तब लगा था उसको जो है। एक दो सवाल और है। हम 1 घंटे 55 मिनट करीब बातचीत कर चुके हैं। अब 5 मिनट आपके साथ और हमारे रिजर्व हैं। तो एक सवाल ये है सर, कि जो उत्तराखंड की सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता होते हैं, बहुत बार देखने को आया है, जो दलाल और ब्लैकमेलर टाइप के लोग होते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे तथाकथित कोई और लोग हों, उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। वो शीर्ष पर बैठे लोगों की गर्दन तक मरोड़ देते हैं उत्तराखंड के अंदर, जबकि दूसरे राज्यों में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्या उत्तराखंड के नेता इतने कमजोर हैं? देखिए, हमारे लोग कमजोर नहीं है, बहुत बहादुर हैं। अगर हम लोग अपने लोगों को चुनते तो हैं, मगर थोड़ा सा हम अपने वो विश्वास जो जरूरी है, देखो जन विश्वास बहुत आवश्यक है। अब एक बात बताइए, मुझसे लोग कहते थे मेरी सरकार भंग हुई, मेरी सरकार दल बदल हुआ, दल बदल मेरी पार्टी से हुआ ना? बिल्कुल। कोई भाजपा से तो दल बदल नहीं हुआ हमारे वहां, मेरी पार्टी। और मुझी पर जब मुकदमा लगा कि मैं विधायक खरीद रहा हूं, तो किसी ने आवाज उठाई मेरे पक्ष में, निष्पक्ष आवाज? केवल इसलिए एक आदमी ने कहीं बातचीत में, स्टिंग में कुछ बातचीत हुई, चर्चा हुई, उसमें कुछ बात कह दी, न कुछ है, न विधायक है वहां पर, न रुपया है वहां पर, खाली एक बातचीत हुई। और उस बातचीत को लेकर के मेरे ऊपर मुकदमा लग गया कि हरीश रावत दल बदल को खरीद फरोख्त कर रहा है। सीबीआई लगा दी गई। और क्या उत्तराखंड मेरी रक्षा में उठ करके खड़ा हुआ? नहीं हुआ। वो ऐसा स्टिंग था जिस स्टिंग में मैं मुझसे आप प्रताड़ित करते, लोग कहते, कई लोग मुझसे कहते कि आपने कहा साहब टॉप अप कर देंगे। अरे भाई, किसी को कोई व्यक्ति जबरदस्ती कह रहा है आपसे कि मैं तुमको विधायक खरीद करके भी मैं दे दूंगा, रुपया भी मैं दे दूंगा, और यदि मैं उसे ये कह दे रहा हूं कि हाँ फिर कर देना, जब कर दोगे तब तुमको मैं टॉप अप कर दूंगा, चिंता मत करो। तो ये तो कॉमन बातचीत में जब कोई आदमी आपको सारी दुनिया दे रहा है, कह दे रहा है मैं तुम्हारे नाम पर न्यूयॉर्क टाउन कर दूंगा, तो आप कहते हैं जब जिस दिन तो मेरे नाम पर न्यूयॉर्क टाइम कर न्यूयॉर्क शहर को कर देगा, तो उसका जो है एक पॉश इलाका में तेरे नाम पर कर दूंगा, तो उसको दे दूंगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपने न्यूयॉर्क शहर भेज दिया। ये तो एक पत्रकार मेरे साथ शकलस कर रहा था, उसके साथ थोड़ी शकलस मैंने भी कर दी, और उसमें मेरे को मुकदमा लग गया, और सारे बुद्धिजीवी लोग मुझसे सवाल करते, जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि किसी मामले में उन्होंने कहा कि न कोई व्यक्ति आया, उसने ताजमहल बेचने की पेशकश की, और दूसरे ने कहा हाँ मैं खरीद लेता हूं, तो ये कोई स्कैंडल नहीं बनता है। स्कैंडल तब बनता है जब जो है आदान प्रदान हो रहा हो चीजों का, सब वो बनना हो। लेकिन मुझको लोगों ने स्कैंडलस भी मान लिया, मुझको जो है ये भी मान लिया कि मैं दोषी हूं। तो इसलिए देखिए, जब तक आप अपने लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे, सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसमें मुश्किल ये हो रहा है कि एक राज्य बनने के बाद ये तीसरा मुख्यमंत्री है जो एक व्यक्ति के का शिकार होने जा रहा है।
वही तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल मेरा इसीलिए था। और एक आज जो आज एक, एक निशंक, मैं समझ गया, इसीलिए मैंने भी आपसे इतने खुलकर एक निशंक अब भी अपने घावों को सहला रहे होंगे दिल्ली में, है? हम्म, और दूसरा हरीश रावत है जो आपके हम्म, सामने जो है सरसैया में लेटा हुआ है, और तीसरा त्रिवेंद्र सिंह है जो इसके बाद लेटेगा, लेटना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है वो हाँ, बहुत गंभीर है, उसके और उसको उसमें लेकर बड़ी हम चर्चा हो रही है। उस पे जरा सा आप अपनी बात कहिएगा कि हम एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है हम सीबीआई जांच बैठाने जा रही है। हम नहीं, क्योंकि माननीय कोर्ट ने कहा है, कोर्ट से बड़ी चीज तो कोई है नहीं। यदि कोर्ट कल जी, हरीश रावत को दोषी ठहरा देता है तो केवल हम्म, आपकी मेरी दिली सहानुभूति हो सकती है, बिल्कुल। इस मित्रामी की सहानुभूति हो सकती है, लेकिन मानना तो कोर्ट का आदेश पड़ेगा, आदेश जो है। तो कोर्ट ने कहा है सर्वोच्च कि आदेश देश के गंभीर अंदर। जी, और गंभीर मामला है, सजा इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई को जांच करनी चाहिए, और 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इसके पृष्ठभूमि में जो व्यक्ति है हम्म, उस व्यक्ति को जरा सा देखे, और उसको जरा गहराई से उस चेहरे को एनालाइज करिए। हम्म, जी, तो क्या क्या आप अपनी राजनीति को हम्म, चंद ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसा तय कर हम्म, पाए, उनके हवाले करेंगे, क्या करेंगे इसमें? जी, कोई स्टिंग ऐसा बता दीजिए जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुआ, इस तरह के हाँ, पूछना जी, चाहिए मुख्यमंत्रियों को और शासन मंत्री को इसका इस्तेमाल किया, तो इसलिए जिन जिन हाथों में है, जिन जिन हम्म, लोगों के हाथ में था, वो आज भी भाजपा के अंदर है। त्रिवेंद्र सिंह जी को इसलिए सजा भुगतनी पड़ेगी, भाजपा को इसलिए इस पाप कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो पाप था, वो पालने वाले लोग वही हैं। पाप था। और हम्म, उस समय पालने वाले वही थे, पालने वाले आज भी वही है, आज भी वही, जी, आज भी वही। हाँ। तो ये तो राज्य के लिए बहुत तो दुखद है। एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ जी, नहीं आपने ठीक एक कहा कि जी, दुखद है, एक आखिरी सवाल मगर आपसे। जी, कर्मों का फल तो भुगतना नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। पड़ेगा। हाँ, मैं एक एक आखिरी मैंने सवाल। इंसानियत में उस व्यक्ति के साथ हुँ, बात सूख ऐसे बैठ गया, जी, बात हुँ, हुँ। जी जी एक बताएं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि उत्तराखंड के अंदर जो है, दो एक बार जो है कांग्रेस सत्ता में आती है, दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आती है, 4 बार ऐसी बार लगातार हो गया है 4 बार। तो ऐसा लगता है कि जो जनता है वो 5 साल के शासन से दुखी होती है, फिर नेगेटिव वोट करके दूसरे को जिता देती है। कि उत्तराखंड के अंदर नेगेटिव वोटिंग होती है, पॉजिटिव वोटिंग कभी नहीं होती है। क्या ऐसा सच है? आपका तो इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, 5 दशक से भी है ऊपर का। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के अंदर कभी पॉजिटिव वोटिंग भी होगी? जब जब चले जा जब चले जाते हैं व्यक्ति, तब हम याद जी, करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझको मिलते हैं, हेलो हाँ। हेलो जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो हाँ, आवाज़ आ रही है हेलो, आपकी। जी, जी। मैंने कहा आप हेलो। हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी बहुत सर। सारे लोग मुझको मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि रावत हाँ, जी, जो मुझसे कहते हैं, रावत जी तुमने बहुत अच्छा कर दिया था, देखो हम हुँ, गरीबों की पेंशन तुमने 200 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपया कर दी थी, तुमने सबको सहने के लिए मैं सबको पेंशन कर दी थी, सर बूढ़े के आदमी के लिए पेंशन कर दी थी, ये सब बातें हुँ, करते हैं। आज 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 कहते हैं
मगर जिस में था उस समय तो नहीं कहते थे। तो हम लोग देखिए, सरकारों का फैसला केवल भावुकता पर मत करिए, भावुकता पर मत करिए, व्यावहारिकता के धरातल पर करिए। यदि अच्छी सरकार है तो उसको फिर अवसर दीजिए, अच्छा व्यक्ति है उसको फिर अवसर दीजिए। राजनीतिक स्थिरता बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। राजनीतिक समझ एक दिन में पैदा नहीं, एक दिन में पैदा नहीं होती है जी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे इस बात को कि यदि मुझको 2017 में फिर मौका मिला होता तो मैं आज तक उत्तराखंड को विकास के ऐसे मॉडल के रूप में खड़ा कर देता जिस मॉडल के ऊपर कोरोना काल का भी दुष्प्रभाव मेरे पास वो समझ थी, वो मॉडल जिंदगी के रूप में और उसको देश और दुनिया के अंदर आ रहे बदलावों से परिमार्जित करके उस समझ को गढ़ने का काम किया था। लेकिन अब उस समझ को लेकर के मैं अपने साथ किसी दिन जो है चला जाऊंगा यहाँ से, तो राज्य को क्या मिल गया? राज्य को क्या मिल गया? मुझको तो मिल गया। मैं जिस समय यदि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मरता या 8 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मरता तो अभी जो है सरकारी सैल्यूट मिलती, और 3 साल के बाद मरूं तो भी सरकारी सैल्यूट मिलेगी। बल्कि जो है और बेचारा मुख्यमंत्री बन करके कुछ लोग ऐसे कहने वाले उठेंगे कि हरीश रहता तो और बेहतर करता, ऐसा है। तो ये तो कम से कम मेरे साथ में, क्योंकि उतनी मेरी पूंजी है। नहीं तो भाजपा के दोस्त तो जो है मुझको, आपको मैं एक बहुत आश्चर्यजनक घटना बता रहा हूँ। जब मैं हरिद्वार का चुनाव लड़ने के लिए गया तो लोगों ने एक पता नहीं कब मैं किसी दरगाह में गया वहां दुआ मांगने के लिए, तो उसमें मैंने टोपी पहन रखी, उसको लगा करके उन्होंने दिया। एक टोपी पहनने से मेरा हिंदुत्व खतरे में आ गया। लेकिन मैं जो है अब सब मंदिरों में जाता हूँ, केदारनाथ में इतनी अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके जो कुछ मैं कर सकता था बेहतर करने का काम किया, वो मुझको हिंदू नहीं बना सका। मैंने हरिद्वार के अंदर कोई बाबा, कोई मठ, कोई नहीं है जहां जाकर के माथा न लगा हो, जहां मैंने पाँव छुए। आप आगे साधु संतों से पूछ करके देख लीजिए, वो सब मुझको हिंदू नहीं बना सके, मुझको मुसलमान बना दिया। तो जिस राज्य के अंदर जब जनता इतने छोटे सतही चीजों पर फैसला करती है तो लोगों को पछताना पड़ता है। तो मैं तो आज भी मेरी सीख ये नहीं है कि हमको लाइए, मेरी सीख ये है यदि कांग्रेस बेहतर है तो कांग्रेस को लाइए, और जो बेहतर कर रहा है उसके साथ खड़े रहिए। कुछ स्थिरता तो लाइए राज्य के अंदर। आपने एक्स मुख्यमंत्रियों का शहरगाह बना दिया, हम इतने एक्स मुख्यमंत्री हो गए। वो तो अच्छा हो कि मैं ये तू करने वाला और जो मिलती है मैसेज वो बंद करके गया नहीं, और कुछ ढोलक वालों बंद करवा दी, नहीं तो इतने एक्स मिनिस्टर हो जाते हैं। भाजपा के अंदर कितने हैं जरा आपको याद करिए तो क्या अपनी सदरियां दायित्वधारी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री दायित्व से कौन मानता है? पूर्व मुख्यमंत्री तो 8 हुए हैं। राज्य की समझ विकसित की हो रही जी। आखिरी में एक बार एक रिक्वेस्ट आपसे ये है
कि जो हाईकमान उत्तराखंड के ऊपर हाईकमान का राज रहता है, दिल्ली का राज रहता है भाजपा और कांग्रेस के शासन में, वो उत्तराखंड के लिए कितना हानिकारक है? देखिए, जब तक पार्टी सिस्टम नहीं होगा डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? अच्छा। पार्टी सिस्टम होना चाहिए। पार्टी सिस्टम, जी। पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि है, और वो कभी हमारे पक्ष में होता है, कभी विपक्ष में होता है। 2002 में मेरे मेरे खिलाफ पड़ा। मैंने 5 साल तक स्वस्थ बहुमत था मेरा विधानसभा में, लेकिन उसके हाँ। बावजूद भी 5 साल मैंने इंतजार किया, लेकिन पार्टी जी। का निर्णय था। 2012 में पार्टी का निर्णय आया, मैंने मैंने 2 साल तक इंतजार किया। जब पार्टी ने मुझको बना दिया तो लोग 6 महीने इंतजार नहीं कर पाए, उन्होंने दल बदल कर दिया। तो जिन लोगों का डेमोक्रेसी में यकीन होता है उनको पार्टी सिस्टम, पार्टी का जो हाईकमांड सिस्टम है उसका आदर करना चाहिए। ये नेटवर्क की भी काफी दिक्कतें हैं, मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है नेटवर्क को लेकर। हमारी बातचीत काफी लंबी चल गई है, आपने हमको समय दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। आप आए, आपने बात करी, बहुत सारे मुद्दों पर आपने बातचीत रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको देख करके मैंने कई खरी खोटी बातें भी कही हैं, और इसलिए कही, मुझको लगा कि यदि मैं उन बातों को अपने दिल में रखूंगा केवल, तो हाँ। राज्य के साथ न्याय नहीं होगा। लोगों के सामने कुछ ऐसी बात भी होनी चाहिए जो आने वाले लोग यदि उसका ठीक से निदान निकाल पाएंगे तो लोगों के लिए वो फायदेमंद साबित होंगे। इसलिए मैंने कई चीजें अपने स्वभाव के विपरीत कही हैं, जो बहुत चुभती हुई है और टेढ़ी है, मगर उत्तराखंड के लिए उन चीजों के चारों तरफ सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। ये खरी खोटी थैंक बातें यू आएंगी तभी चीजें आचार्य सामने जी। होंगी। जी, नमस्कार। थैंक यू बहुत बहुत। नमस्कार।